गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एजुवर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजों को जाना था, है ना। और हमने ये भी जाना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरह से डिटरमाइन होता है। वहां पर हमने देखा था कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है, उसी पॉइंट पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। आज जो हमारे कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे उस पुराने ही ग्राफ पर बेस्ड है जिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एक पॉइंट पर मैच किया था और उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल दिया था, है ना। तो वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला जो हमने ग्राफ बनाया है अभी लास्ट क्लास में, उस पेज को आप सामने रखिएगा, तभी आपको आज की क्लास में समझ आना है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बोल के रखा था कि जो आरबीआई के टूल्स है या मेजरमेंट्स है या पॉलिसीज हैं किस चीज की, मनी या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने की, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि वो हमें काम आने वाले हैं। तो आप दो चीजें अपने सामने रख के बैठेंगे। पहली चीज तो क्या, जो हमने लास्ट क्लास में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ा था ना, उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो ग्राफ है उसको आप सामने रखेंगे। साथ ही आरबीआई के जो टूल्स थे, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह, वो सबको भी आपको साथ में रखना है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स इस टाइप के हमने वहां पे पढ़े थे। ये दोनों चीजें आज आपको सामने रखना है क्योंकि आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हमें इन दोनों चीजों की ही जरूरत पड़ेगी, एक ये ग्राफ और दूसरे हमारे ये जो टूल्स है वो। ठीक है, चलो तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। चलिए, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अब एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और एग्रीगेट डिमांड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के अगर सिंपली बोले तो कोई भी बोल सकता है इस बात को कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोल देंगे एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अब सवाल ये आता है कि ये जो आपकी एक्सेस होगी एग्रीगेट डिमांड, ये किससे एक्सेस हो जाए भाई, कहां से ज्यादा हो जाए, तब आप इसको एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि जब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। लेकिन ये जो आपने बोला एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, ये एग्रीगेट सप्लाई पूरी नहीं, केवल वो पॉइंट जहां पर आपका ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अचीव होता है, उस एग्रीगेट सप्लाई की वो बात कर रहा है। मतलब पूरी एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई के उस पॉइंट की बात कर रहा है जहां पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल की जो एग्रीगेट सप्लाई है, उस एग्रीगेट सप्लाई से जब ऊपर हो हमारी एग्रीगेट डिमांड, तब हम उसे बोलेंगे क्या, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, है ना। मैं फिर से बोलता हूं, अभी आपको समझ नहीं आया है, और मैं ये भी बता दूं कि मैं रिपीट कर दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब तक मैं ये जो बात बोल रहा हूं उसको आपको डायग्राम के थ्रू नहीं समझाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन फिर भी आप पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद आपको डायग्राम एक ही बार में इजीली समझ आ जाएगा, है ना। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूं क्या, कि एग्रीगेट जो आपकी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, वो उसका मतलब क्या है कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है उससे ऊपर हो जाए, तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अब बात ये आती है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो किस पॉइंट पर हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करती है। तो देख लो आप डायग्राम, अभी मैंने कहा था ना आपको कॉपी रख के बैठना, तो उस कॉपी में आप डायग्राम देखें और डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों जिस पॉइंट पर मैच हो रही है, उस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल दिया है। तो बस इसी पॉइंट के ऊपर अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड चली गई, तब मैं उसे बोलूंगा एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि पहली बात पहले ही बताया हूं आपको कि बोलने पर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि आपको ऐसे तो समझ में आने से रहा। चलिए,
तो सबसे पहले हम बनाते हैं, देखो डायग्राम कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में हमने एक्स एक्सिस पे क्या रख दिया, इनकम, या हम बोल देंगे इसको एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम क्या रख देंगे, हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। वही डायग्राम जो हम अभी तक बनाते आए हैं। उसमें हमने एक एग्रीगेट सप्लाई बना दी 45 डिग्री के एंगल को जो जाती है, और उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड जो हमारी बनी थी वो बना दी। एग्रीगेट डिमांड भी बना दी, एग्रीगेट सप्लाई भी बना दी, और बीच में जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को ही हमने क्या बोल दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल दिया। ये डायग्राम तो पुराना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब देखना, मुझे क्या बनाना है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बनाना है, यानी मेरी एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा हो। तो देखना, जो मेरी अभी ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड बनी है, इसी के पैरेलल ऊपर साइड है ना, पैरेलल और ऊपर साइड में क्या बनाऊंगा, मेरी एक और एग्रीगेट डिमांड बनाऊंगा। तो देखें आप यहाँ पे मैं एक और अपनी एग्रीगेट डिमांड बना दे रहा हूं, जो कि मेरी एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी थी उसके ऊपर है ना। अब ये जो मैंने दूसरी एग्रीगेट डिमांड बनाई, ये क्या बला है भाई, तो आप मेरी बात पहले सुने कि इससे पहले जो आपने अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव किया, जिसमें आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बनाई, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया, जिस पॉइंट पर मैच हुआ उसे आपने फुल एम्प्लॉयमेंट बोल दिया। ये दोनों ही आपकी प्लांट एग्रीगेट डिमांड और प्लांट एग्रीगेट सप्लाई है ना। ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो हम पहले से बना चुके हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए, ये कौन सी वाली है, प्लांट वाली है। पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा ना, जैसा आपने प्लान किया है। हो सकता है आपने जैसा एग्रीगेट डिमांड प्लान किया था, एक्चुअल में उससे ज्यादा हो जाए, एक्चुअल में उससे कम हो जाए। वही सिचुएशन तो हम देख रहे हैं। तो अब मैंने ये जो दूसरी एग्रीगेट डिमांड बनाई है, ये है मेरी एक्चुअल वाली। कौन सी वाली, एक्चुअल वाली। और जो अभी तक हम बनाते आते थे, ये कौन सी थी हमारी, ये होती थी हमारी प्लांट वाली। क्योंकि हमारे मीनिंग में हम पढ़ के आए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, कि प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू सेल, है ना। तो ये दोनों जो पढ़ रहे थे वो कौन सी वाली थी, आपकी प्लांट वाली थी। और अब जो मैंने एक और एग्रीगेट डिमांड बनाई है ऊपर पैरेलल, किसके, एग्रीगेट डिमांड के पैरेलल जो ऊपर साइड मैंने एक और एग्रीगेट डिमांड बनाई है, ये कौन सी वाली है, ये वाली है मेरी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। अब आप देखें, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ऊपर होती है, ज्यादा होती है, एक्सेस होती है, कहां से एक्सेस होती है, एग्रीगेट सप्लाई से। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई से तो बहुत सी जगह ऊपर दिख रही, पर एग्रीगेट सप्लाई कौन सी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाली। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे जहां पर प्लांट एग्रीगेट सप्लाई और प्लांट एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट हुई, वो पॉइंट हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इससे जितनी ऊपर हो रही है इस एग्रीगेट सप्लाई, जो प्लांट एग्रीगेट सप्लाई का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो पॉइंट है, उससे जितनी एक्सेस हो रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड, उस एक्सेस को ही मैं बोलता हूं क्या, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। तो समझे जो मैं अभी बोल रहा था उसका मतलब क्या है, कि जब ये जो हमारी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, ये एक सिचुएशन है जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट सप्लाई है, उस सप्लाई से जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो यही सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूं, इस सिचुएशन को ही मैं बोलता हूं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई वगैरह तो हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल दो कॉन्सेप्ट है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड और डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड, है ना। तो आज जो हम देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। तो ये हमने क्या पॉइंट क्या देखा अभी, कि ये वाली जो सिचुएशन है इसको हमने बोल दिया क्या, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। लेकिन अब यहां पर आप देखो, ये जो मैं जितना गैप को फिल कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, ये जो जितना गैप है जिसको मैं फिल या हाईलाइट कर रहा हूं, इस गैप का भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोला मैंने, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भाई, अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड या एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, है ना, अगर एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है तो इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मतलब हम चीजों को ज्यादा खरीदने के लिए क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो अगर हम चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं तो इससे क्या होगा, अगर हम चीजों को ज्यादा खरीदेंगे और सप्लाई इतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो चीजें क्या होने लगेगी, महंगी होने लगेगी।
बढ़ेगी ना भाई महंगाई। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और वो चीज मार्केट में अवेलेबल इस समय नहीं है, या उसकी अवेलेबिलिटी कम है, या उसकी अवेलेबिलिटी कांस्टेंट है, वो जितनी सप्लाई हो रही थी केवल उतनी हो रही, लेकिन डिमांड उसकी बढ़ते जा रही है, तो क्या होगा? उन चीजों की स्कैर्सिटी हो जाएगी, उन चीजों का कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो फिर वो चीजें क्या होने लगेगी? महंगी होने लगेगी। इसीलिए जब भी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा और हमेशा वो एक इन्फ्लेशन क्रिएट करने की सिचुएशन लाता है ना। इसीलिए ये जो जितना भी गैप रहा, इस गैप को हमने क्या बोल दिया? इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड बोलो या इन्फ्लेशनरी गैप बोलो, दोनों एक ही बात होती है। मतलब अगर मुझे इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग आ गया, तो इन्फ्लेशनरी गैप में भी मैं यही लिख दूंगा कि इट इज अ गैप वेयर एग्रीगेट, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सेस हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एक्सेस डिमांड का मीनिंग आए तो भी मुझे यही लिखना है, एग्रीगेट इन्फ्लेशनरी गैप का मीनिंग आए तो भी मुझे यही लिखना है। बस जो बताने का तरीका है वो मेरा अलग हो जाता है कि ये जो गैप लाइन दिख रही है वो मेरी एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है, और जितने गैप को मैंने फिल कर दिया, उस फिलिंग पॉइंट को, उस फिलिंग एरिया को मैं क्या बोलूंगा? इन्फ्लेशनरी गैप बोलूंगा। तो आपको बात समझ आई क्या भाई? ये डायग्राम जो मैंने बनाया, उससे डायग्राम जो पुराना था वो तो पुरानी बनाया, बस इसमें पैरेलल मैंने एक एग्रीगेट डिमांड की, एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी लाइन बना दी। और कहां बनाई? ऊपर। ऊपर क्यों बनाई? क्योंकि मुझे ज्यादा दिखाना है ना, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड दिखाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिमांड ऑलरेडी है उससे एक्सेस दिखाऊंगा। एक्सेस मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए मैं ऊपर ही साइड आऊंगा तभी वो ज्यादा होगी, और पैरेलल बनाना है मुझे। समझ गए आप भाई इस चीज को? तो ये तो हमने जाना क्या? ये हमने जाना एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, और साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी गैप। तो लिखेंगे कैसे मैंने वो भी बता दिया। लिखने के लिए हमें केवल 2 लाइन यूज करनी है, लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया। चल, ये तो हमने क्या देख लिया? ये हमने बात देख ली एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की। अब बात आती है कि ये जो हमारी डिमांड एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एक्सेस डिमांड मतलब ज्यादा हो गई तो अब कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें, उसी के कुछ मेजरमेंट या उसी के कुछ हम टूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह के टूल्स है वो हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ बीच में आ जाऊं ताकि प्रेजेंटेशन और बढ़िया से हो जाए और मेरा और आपका व्यूइंग एंगल भी बढ़िया हो जाए। देखें, सबसे पहले तो अगर हम मेजरमेंट या कंट्रोल करने की बात करें कि हम ये जो एक्सेस डिमांड है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है फिस्कल मेजरमेंट, दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट। कौन सा? पहला बोला मैंने फिस्कल मेजरमेंट, दूसरा मैंने क्या बोल दिया? मॉनेटरी मेजरमेंट। अब फिस्कल मेजरमेंट क्या होते हैं? तो फिस्कल मेजरमेंट मतलब ऐसे मेजरमेंट जो कंट्रोल होते हैं बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जब हमारी जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है उसको कंट्रोल करती है, तो उसके लिए वो जो भी मेजरमेंट यूज करती है उसे हम बोलते हैं फिस्कल मेजरमेंट। और जो हमारे मॉनेटरी मेजरमेंट होते हैं वो होते हैं बाय आरबीआई। मतलब एक्सेस एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जब आरबीआई कोई टूल्स या मेजरमेंट यूज करती है तो उसे हम बोलने लगते हैं क्या? मॉनेटरी मेजरमेंट। ठीक है, तो 2 मेजरमेंट हुए हमारे, एक तो हुए फिस्कल और दूसरे कौन से हुए आपके? मॉनेटरी। फिस्कल जो मेजरमेंट है वो गवर्नमेंट यूज करती है, मॉनेटरी जो मेजरमेंट है वो आरबीआई यूज करती है। ठीक है, अब आरबीआई जो मेजरमेंट यूज करती है वो 2 टाइप के होंगे। एक होंगे कौन से? क्वालिटेटिव, एक होंगे क्वांटिटेटिव, दूसरे होंगे हमारे क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना, पढ़ के आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बोला था कॉपी सामने रखो, उसमें ये मेजरमेंट आपको दिखने लगेंगे। कौन कौन से पढ़े थे आपने? क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में आपने पढ़े थे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये आपने पढ़े थे। और क्वांटिटेटिव में आपने क्या, क्वालिटेटिव में आपने क्या पढ़े थे? क्वालिटेटिव में आपने एक ही मेजरमेंट मेन पढ़ा था जिसका नाम था क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये आप वहां पढ़ के आ गए थे। नए तो यहां है, जिसमें एक है चेंज इन टैक्स और दूसरा है चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बाकी यहाँ के आपने पूरे पढ़े हैं तो मैं इनका मीनिंग नहीं बताऊंगा, हाँ कंट्रोल किस तरीके से करती है वो बताऊंगा। और यहाँ जो नए 2 आए हैं वो 2 कौन कौन से हैं? एक है चेंज इन टैक्स और दूसरा है क्या? चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो, हम इन मेजरमेंट्स को समझें उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है इससे हो क्या जाएगा,
है ना। इससे प्रॉब्लम क्या है जो हम इसको कंट्रोल करने लगे। तो देखो अभी हमने देखा कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड मतलब हम जब डिमांड को क्या करने लगते हैं, ज्यादा करने लगते हैं, हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और डिमांड ज्यादा होने से अगर सप्लाई ज्यादा नहीं हुई तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी स्कैरसिटी हो जाएगी, जिस वजह से उनके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएगी, कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तभी तो हमने वो इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होने से प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हमारा मेन फोकस क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिमांड एक्सेस हुई है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, मेजरमेंट्स टू कंट्रोल एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। समझे आप इस चीज को? ठीक, अब बात आती है इसको कंट्रोल कैसे करें। तो फिर इसके पीछे का ओरिजिन देखो कि ये जो एक्सेस डिमांड हुई है इसका ओरिजिन क्या है। ये जो डिमांड है ये एक्सेस क्यों हुई, वो रीजन पता चल जाए तो फिर हम इसको कंट्रोल भी कर लेंगे। तो देखो भाई, अगर आपकी डिमांड ज्यादा हुई तो डिमांड ज्यादा होने का मतलब ये है कि हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। भाई मैं किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहा हूं मतलब मैं उस चीज पे खर्च ज्यादा कर रहा हूं, और खर्च मैं तब करता हूं ज्यादा जब मेरे पास पैसा ज्यादा आने लगा। भाई पैसा ज्यादा आएगा तो मैं उतना ज्यादा उछलूंगा, फिर तो मैं खर्च करूंगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन होने का जो रीजन है वो रीजन है एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड जो होने का रीजन है वो है हमारे पास एक्सेस पैसा आना। क्योंकि मेरे पास एक्सेस पैसा आएगा तो मैं एक्सेस डिमांड करूंगा, एक्सेस डिमांड करूंगा तो एक्सेस इन्फ्लेशन होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसका ओरिजिन होता है एक्सेस डिमांड, और जो एक्सेस डिमांड है उसका ओरिजिन होता है एक्सेस पैसा, मतलब ज्यादा पैसा होना। तो अगर पैसा ज्यादा है इस वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसी वजह से कंट्री में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो अब गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई हो, उसका मोटिव ये रहेगा कि पब्लिक के पास पैसे की शॉर्टेज कर दी जाए, पब्लिक के पास पैसे की कमी कर दी जाए। क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो रहा है तो वो कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, और कंजम्पशन ही मतलब डिमांड, तो वो डिमांड ज्यादा कर रहा है जिस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो अब किस तरीके से आरबीआई या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है वो हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट या आरबीआई क्या कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है हमारे कंजम्पशन को, हमारे पास जो पैसा है उसको कंट्रोल वो कर रही है। तो कैसे करेगी, सबसे पहले हम गवर्नमेंट देखते हैं, है ना। गवर्नमेंट में हमने देखा क्या, सबसे पहले देखा हमने चेंज इन टैक्स, मतलब टैक्स में क्या करो, चेंज करो। चेंज क्या करो कि देखो भाई मेरे पास ज्यादा पैसा आ रहा, मैं खूब कमा रहा हूं तो मैं खूब खर्च कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा दे। टैक्स में क्या चेंज करे, टैक्स को इंक्रीज कर दे। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो पब्लिक पे क्या पड़ेगी, टैक्स की मार ज्यादा पड़ेगी। वो जितना भी कमाएंगे उसका मेजर पोर्शन कहां चला जाएगा, टैक्स में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो पब्लिक के पास इन हैंड पैसा तो कम आएगा, और अगर इन हैंड पैसा कम आया तो फिर वो खर्च भी कम करेगा, और खर्च कम करेगा तो खर्च कम करेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। मतलब गवर्नमेंट के टैक्स को इंक्रीज कर देने से इन्फ्लेशन किस तरीके से कम हो गई। अभी देखा आपने कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ाया तो मेरे पास पैसा कम, पैसा कम तो कंजम्पशन कम, कंजम्पशन कम तो डिमांड कम, डिमांड कम तो हमारा क्या कम, इन्फ्लेशन कम। मतलब एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने का पहला टूल गवर्नमेंट ने यूज किया क्या, वो यूज किया उन्होंने टैक्स। मतलब टैक्स को वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक, तो हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर को चेंज करना। अब देखो अगर मैं मजदूर हूं तो मेरे पास पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट जो भी काम देगी, है ना, वहां से मेरे पास पैसा आएगा। अब यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्च करना। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मैं समझना, पब्लिक मतलब हम पब्लिक का खर्चा। जब भी पब्लिक ऐसे वर्ड आ जाए तो समझ लेना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज करना। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है। तो गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, रोड, ब्रिज, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजों में गवर्नमेंट पैसा लगाती है, खर्च करती है। इसी को बोला जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, जब गवर्नमेंट कंट्री में पैसा क्या करने लगे, खर्च करने लगे। अब देखना, अगर गवर्नमेंट कंट्री में पैसा खर्च करेगी, मतलब रोड, ब्रिज ये सब बनवाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये ठेके पे दे देगी, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देगी।
कॉन्ट्रैक्ट पे दे देगी तो ये कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा आएगा, और कॉन्ट्रैक्टर जब ये चीजें बनवाएगा रोड ब्रिज, तो वो पैसा किसको देगा बनवाने का काम? मजदूरों को। तो मजदूरों के पास क्या आने लगेगा? पैसा। और अगर मैं मजदूर हूं, मेरे पास पैसा आएगा तो फिर मैं खर्च करूंगा ही नहीं, है कि नहीं? तो मैं तो खर्च करूंगा भाई, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा आए तो एक मैं मजदूर के फॉर्म में अगर बात करूं तो मेरे पास पैसा तब आएगा जब कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, और कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट तब आएंगे जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी किस चीज का? पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो अगर गवर्नमेंट ये रोड और ब्रिज बनाना रोक दे या कम कर दे तो उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे कम आएंगे, या कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट कम आएंगे, और उसके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कम आए तो फिर वो हम मजदूरों को काम भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके खुद के पास तो काम हो तब तो वो हम जैसे मजदूरों को काम देगा। और फिर अगर हमारे पास हमको काम नहीं मिलेगा तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो फिर डिमांड कहाँ से आएगी, और डिमांड ही नहीं होगी तो फिर ये जो हमारा इन्फ्लेशन है सवाल ही नहीं उठता, एक्सेस डिमांड का भी सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आप गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें अगर गवर्नमेंट कमी लाती है तो फिर मजदूरों के पास काम की कमी आएगी, पैसों की कमी आएगी, और पैसों की कमी आएगी तो वो डिमांड भी कम करेंगे। तो गवर्नमेंट दूसरा तरीका क्या अपनाती है कि उसके जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज करे, और चेंज में भी क्या? कम करे। एक तो टैक्स में चेंज करे, टैक्स को क्या करे? बढ़ाए। दूसरा उसके पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज करे, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करे? कम करे। ये चीजें करने से जो एक्सेस डिमांड हो रखी है इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये टूल्स तो किसने अपनाया भैया? गवर्नमेंट ने। उसके बाद दूसरे टूल्स की हम बात करते हैं जो कि कौन अपनाती है? आरबीआई अपनाती है। अब आरबीआई के जितने भी टूल्स हैं ये हमने कहां पढ़ के आए हैं? मनी सप्लाई में, जिसमें हमारे टॉपिक का भी नाम था हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय आरबीआई, की आरबीआई किस तरीके से इकोनॉमी या कंट्री में मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करती है। और वहां पर हमने पढ़ के आए थे कि ये जितने भी रेट हैं, है ना, ये जितने भी आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंट्रोल्स हैं, ये रेट ही है एक तरीके से, है ना। तो ये जितने भी रेट्स हैं, ये रेट्स को अगर आरबीआई बढ़ा देती है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है ना। ये वहां पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा कि कैसे कम होती है। क्या बोला मैंने कि ये जितने भी रेट्स हैं अगर इनकी रेट बढ़ जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ये जितने भी रेट्स हैं अगर इन रेट्स को गिरा दिया जाए, इनके रेट कम कर दिए जाए, तो जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझे आप इस चीज को? ये हम वहां पढ़ के आ चुके हैं, कॉपी खोल के रखे होगे आप, वहां मैंने आपको सब बताया था, है ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आरबीआई ने इन रेट्स को बढ़ाया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, आरबीआई ने इन रेट्स को गिराया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब हम क्या चाहते हैं भाई? हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की, मतलब लोगों के पास पैसा खूब है, लोगों के पास पैसा खूब है मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़िया होके रखी है। अब ये जो मनी सप्लाई बढ़िया है मतलब खूब सारा पैसा इकोनॉमी में है, हम चाहते हैं इस मनी सप्लाई को कम करना। तो अगर हम चाहते हैं इस मनी सप्लाई को कम करना तो आरबीआई क्या करे? मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या बताया मैंने? ये जितनी भी रेट्स हैं इन सब रेट्स को बढ़ा दे। मतलब बैंक रेट है इंक्रीज कर दे, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारी रेट्स को बढ़ा दे। मार्जिन रेट रिक्वायरमेंट है, इनको भी क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। अगर ये सारी रेट्स आरबीआई ने इंक्रीज कर दी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। यानी मार्केट में मनी की जो सप्लाई है, जो पैसा है, वो क्या हो जाएगा? कम। और मार्केट में पैसा यानी मार्केट का पैसा क्या? हम पब्लिक के पास पैसा, तो पब्लिक के पास शॉर्टेज हो जाएगी किस चीज की? पैसों की। क्योंकि हम सबके पास पैसा कहां से आएगा भाई? काम करेंगे या लोन लेंगे। काम करेंगे तो ये गवर्नमेंट, और अगर पैसा लेंगे हम तो फिर कहां से लेंगे? बैंक से। तो बैंक के ये सब रेट ही तो हैं, और ये अगर महंगे हो गए तो फिर हम क्यों पैसा लेंगे भाई? इतने महंगे रेट पे कौन लोन लेना चाहेगा, है ना। तो ये सब चीजें बढ़ने से हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ये सब चीजों के रेट अगर बढ़ गए तो हमें महंगे रेट पर लोन मिलेगा, और महंगे रेट पे लोन तो मैं लूंगा नहीं भाई, इसकी बजाय तो मैं रुकना पसंद करूंगा। जो भी चीजें मैं खरीदने या डिमांड करने की सोच रहा था वो अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा। तो कुल मिला के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आरबीआई ने इन रेट्स को इंक्रीज किया
तो इन रेट्स को इंक्रीज करने से मार्केट में मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब पब्लिक के पास पैसों की कमी हो जाएगी, और पब्लिक के पास पैसों की कमी यानी पब्लिक का कंजम्पशन कम, पब्लिक का कंजम्पशन कम यानी पब्लिक का डिमांड कम, पब्लिक की डिमांड कम यानी इन्फ्लेशन पर कंट्रोल या एक्सेस डिमांड पर कंट्रोल। तो इस तरीके से आरबीआई क्या कर लेती है, आरबीआई ये सारी रेट्स बढ़ाकर हमको क्या कर देती है, मार्केट में मनी सप्लाई की कमी कर देती है और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर लेती है। अब आप ऐसा मत लिख देना, आपको हर एक में लिखना पड़ेगा अलग से पॉइंट बना के। कैसे कि जैसे बैंक रेट आ गया तो आप बोलेंगे कि जब आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है तो मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो जाती है, जिस वजह से लोगों का एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन कम होता है और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जो भी है आपको सब में यही लिखना। जैसे सीआरआर तो आप बोलेंगे कि जब आरबीआई सीआरआर की रेट को इंक्रीज कर देती है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, मार्केट में मनी सप्लाई कम होने से पब्लिक का कंजम्पशन कम होता है, पब्लिक खर्चे कम करती है और इस वजह से एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह मार्जिन रेट रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी ये लिख देना कि जब आरबीआई मार्जिन रेट की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देती है तो उस वजह से लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, वो डिमांड कम करते हैं और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है। यानी हर एक पॉइंट में आपको अलग से लिखना है, ऐसा नहीं कि बस एक ऊपर हेडिंग डाली और सब हो गया। कम से कम 5 नंबर 6 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन, तो जैसा आया फिर हमको पूरे पॉइंट बना बना के सबके अंदर लिखना पड़ेगा ना। और लिखना क्या है, केवल एक ही चीज तो लिखना है, बैंक रेट इंक्रीज कर दी, लो मनी सप्लाई कम हो गई, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो गई। रेपो रेट कम कर दी, सॉरी बढ़ा दी, कम नहीं कर दी, बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ा दी या रेपो रेट बढ़ा दी, तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया, मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो गई, लोगों का कंजम्पशन कम हुआ, डिमांड कम हुई, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो गई, है ना। तो इस तरीके से हमने ये गवर्नमेंट के कंट्रोल और यहाँ पर आरबीआई के कंट्रोल देखे। ठीक, तो हमने आज की क्लास में क्या देखा भाई, हमने आज की क्लास में देखा कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। तो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या कि ये वो सिचुएशन होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे। तो जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, और इनके बीच का जो गैप होता है उसी गैप को हम नाम बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। फिर इस चीज को हमने डायग्राम से समझा, फिर हमने देखा कि भाई एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है तो एक्सेस नहीं होनी चाहिए, इसको कंट्रोल होना चाहिए। क्यों कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, तो हम नहीं चाहेंगे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे। वो टूल्स या मेजरमेंट एक गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं आरबीआई के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है, या तो टैक्स में चेंज करे या फिर आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंज करे, और चेंज भी क्या करे, टैक्स को बढ़ा दे या फिर जो उसके एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के उसको वो क्या कर दे, कम कर दे। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक इसी तरह आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रेट रिक्वायरमेंट। इन सभी रेट्स को अगर आरबीआई इंक्रीज कर देती है तो मनी सप्लाई के कंट्रोल होने लगता है, कंजम्पशन कंट्रोल होने लगता है, इसीलिए डिमांड भी कंट्रोल होने लगती है, और जो एक्सेस डिमांड है वो नीचे आते आते इक्वल पॉइंट पर आ जाती है। तो ये हमने देखा क्या भैया, एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड एंड द मेजरमेंट्स टू कंट्रोल एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेफिसिट डिमांड या डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड एंड हाउ टू कंट्रोल डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। और ये जो आपकी डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है ये जस्ट अपोजिट है जो आपने आज की क्लास पढ़ी। यानी अगर आपने आज की क्लास पढ़ ली तो कल की क्लास आपके लिए केवल और केवल 5 मिनट की रह जाएगी, बाकी पूरा का पूरा आपका यही का यही रिपीट होना है। ये जितने भी पॉइंट है, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, सबको हम अपोजिट कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड। लेकिन टेंशन मत लो, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि अपोजिट कर दो तो हो जाएगी, मैं आपको प्रॉपर अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, ये सारे पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया, तो वो क्लास समझने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन से लिख लोगे। मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा और पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आने लगेगी। खैर जो भी हो, नेक्स्ट क्लास की बातें हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।